प्रकाश नाम का एक गरीब किसान अपनी माँ गायत्री, पत्नी सरिता और 2 बच्चों गुड्डी और मोनू के साथ गांव में रहता था। लगातार 2 बार फसल खराब होने के कारण प्रकाश पर जमींदार का कर्ज चढ़ गया। अब जमीन बेचकर कर्ज चुकाने के सिवा प्रकाश के पास कोई और चारा नहीं था। अम्मा, अब मुझे जमीन बेचनी ही होगी। मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं जमींदार को कर्ज दे सकूं। अब यहाँ रहने का कोई फायदा नहीं। जमींदार के सारे पैसे देकर अब हमें शहर ही चलना होगा। अम्मा, इस उम्र में आपको कोई तकलीफ तो नहीं होगी कि आपका बेटा आपको परेशान कर रहा है? कोई बात नहीं बेटा, दुख सुख तो आते ही रहते हैं। कर्ज चुकाकर कम से कम तेरे ऊपर कोई बोझ तो नहीं रहेगा ना। यहाँ नहीं तो शहर में सही, मेरा बेटा जहाँ रहेगा मैं वहीं खुश हूँ। प्रकाश अपनी जमीन बेचकर जमींदार का सारा कर्जा चुका देता है और अपने परिवार को लेकर शहर आ जाता है। शहर में प्रकाश का एक दोस्त पहले ही अपने परिवार के साथ रहता था। वो प्रकाश को अपने साथ ही एक दुकान पर नौकरी दिलवा देता है, पर शहर में खर्च ज्यादा था। इससे घर में परेशानी थी क्योंकि प्रकाश की तनख्वाह मात्र 6,000 रुपए थी। ठंड का मौसम शुरू हो गया था और परिवार के रहने और सोने के लिए बहुत परेशानी हो रही थी। अम्मा, ये कंबल तुम ओढ़ लो, ठंड बहुत ज्यादा है। अरे बहू, ये कंबल बच्चों को ओढ़ा दे। मेरी ये शॉल बहुत गर्म है, मैं इसमें आराम से सो जाऊंगी। चिंता मत करो, मैं कल देखता हूँ, बाजार से एक कंबल खरीद लाऊंगा। हो सकता है मालिक थोड़े एडवांस के पैसे दे दे, बात करूंगा। प्रकाश की परेशानी उसकी माँ और पत्नी अच्छे से समझ रही थी, पर उनके पास भी ऐसा कोई साधन नहीं था जिससे वो अपने बेटे की मदद कर सके। प्रकाश को एडवांस के पैसे नहीं मिल सके क्योंकि वो नया नया नौकरी पर लगा था। एक दिन गायत्री और सरिता सब्जी मंडी में सब्जी खरीदने लगी। सरिता बहू, मैं सोच रही थी थोड़े गोभी गाजर खरीद लेते हैं। घर में अचार नहीं है, सर्दियों का मौसम है, थोड़ा अचार डाल दूंगी। प्रकाश को गाजर गोभी का अचार बहुत अच्छा लगता है। गांव में तो सब कुछ था, मैं कितना कितना अचार डाल देती थी। यहाँ तो सर्दियां शुरू हुए कितने दिन हो गए, मैंने अचार नहीं डाला। हाँ अम्मा, ले लेते हैं, अब तो सब्जियां थोड़ी सस्ती भी हैं, गोभी गाजर महंगी नहीं है। आओ वहाँ सामने से पूछ लेते हैं। भैया, गोभी क्या भाव दी? बहन जी, एक दाम लगाऊंगा, 30 रुपए किलो। भैया 20 रुपए लगा ले, 2 किलो ले लूंगी और 1 किलो गाजर भी कर दे। ले लो माता जी, अब सुबह सुबह बोने का टाइम है, अब आपको क्या ही मना करूं। गाजर 2 किलो कर दूं, 50 की 2 किलो कर दूंगा। नहीं नहीं भैया, गाजर 1 ही किलो कर दे। अम्मा, 4 किलो और क्या क्या लेना है वो भी बता दो, हम मसाले की दुकान से लेते जाएंगे। गाजर गोभी का अचार क्या बेचते भी हो बनाकर? नहीं नहीं, हम तो अपने घर पर वैसे ही थोड़ा अचार डालने के लिए गोभी गाजर खरीद रहे थे। वैसे अम्मा जी बहुत अच्छा अचार डालती हैं। हम गांव में रहते थे ना, तो वहां तो अम्मा जी तरह तरह के अचार डालती थी और सर्दियों में तो गोभी गाजर खासकर जरूर डालती थी, बहुत स्वाद लगता है। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ तो हम लोग बल्कि तरस जाते हैं कि गोभी का अचार खाने को मिल जाए। मुझे बनाना नहीं आता और यहाँ आसपास कोई है ही नहीं जो ऐसे अचार बनाता हो। बेटा, आप कहाँ रहते हो? अगर कहो तो मैं डाल दूंगी अचार। ओह शुक्रिया, अगर आप डाल देती हो तो मेरे लिए बहुत अच्छा रहेगा, मैं यही पास में ही रहती हूँ। ठीक है, मैं आपको ना बता देती हूँ क्या क्या खरीदना है, बाकी आपको मैं अपने घर का पता दे देती हूँ। अचार डाल दूंगी तो आप ले लेना मेरे से। जी ठीक है, लेकिन एक शर्त है, आपको मेरे से ये अचार बनाने के पैसे लेने होंगे, आपकी भी तो मेहनत है ना, इसलिए। वो लेडी अचार बनाने का सारा सामान खरीद कर गायत्री को दे देती है। गायत्री अगले ही दिन गोभी गाजर का मिक्स अचार बनाकर तैयार कर देती है। शाम को वो लेडी अचार लेने के लिए आ जाती है। उस लेडी के साथ उसकी भाभी भी आई हुई थी। ये मेरी भाभी है। जब मैंने इन्हें बताया कि मैं आपसे गाजर गोभी का अचार डलवा रही हूँ तो इन्होंने बोला कि 5 किलो आप इनके लिए भी डाल दो। जी माता जी, जो भी सामान लाना है वो आप खुद ही ले लेना, क्योंकि मेरे ना बच्चे छोटे हैं तो मेरा बाजार जाना मुश्किल होगा, और बाकी आप जो भी पैसे आपके बनेंगे प्लीज मुझे बता देना। बेटा, मैं क्या ही बोलूं, मैंने तो कभी आज तक ऐसा सोचा ही नहीं था कि मैं अचार बनाकर बेचूंगी। तुम्हें जो ठीक लगे खुद से दे देना। ठीक है माता जी। माता जी, ये आपके पैसे। शुक्रिया बेटी, जीती रहो। अम्मा जी, हमें तो पता ही नहीं था कि यहाँ शहर में अचार बेचकर भी पैसे कमाए जा सकते हैं। अम्मा, सचमुच आपका हुनर तो यहाँ काम आ गया। चलो अच्छा है बहू, घर में पैसे काम आएंगे, प्रकाश को भी सहारा मिलेगा।
दादी, आपने बोला था कि आप मुझे जलेबी खिलाओगे, पर आपने आज भी नहीं खिलाई। और दादी, आपने मुझे बोला था कि आप मुझे गुलाब जामुन भी खिलाओगे। हाँ हाँ, बोला था तो जरूर खिलाऊंगी। चलो हलवाई की दुकान पर चलते हैं, मैं तुम दोनों को जलेबी और गुलाब जामुन खरीद कर दूंगी। अपनी दादी की बात सुनकर बच्चे बहुत खुश होते हैं। अब गायत्री के पास अचार के 3-4 ऑर्डर आ गए थे। गायत्री के साथ उसकी बहू सरिता भी उसके काम में मदद करती थी। अम्मा, आपके हाथों का गाजर गोभी का अचार मुझे तो क्या, सभी को पसंद आना था, क्योंकि आपके हाथों का अचार बहुत स्वादिष्ट होता है। यहाँ पर हर किसी को घर जैसा अचार नहीं मिलता, इसीलिए उन्होंने आपसे बनाने के लिए कहा। हाँ बेटा, अब एक काम कर, मैं तुझे कुछ पैसे दे रही हूँ, तो आज ही घर के लिए 2 रजाई खरीद ला। ठंड बहुत बढ़ गई है। और सुन, ये मत कहियो कि तू मेरे से पैसे लेकर नहीं खरीदेगा। बेटा, घर में मिल बांट कर काम करने से काम आसान होते हैं, खर्च बढ़ जाते हैं तो एक अकेले पर बोझ नहीं रहता। ये ले, कुछ पैसे रख और आज ही कंबल खरीद ला। अपनी माँ के कहने पर प्रकाश वो पैसे रख लेता है और नए कंबल खरीद लाता है। धीरे धीरे गायत्री के हाथों का गाजर गोभी का अचार आसपास में फेमस हो गया और ज्यादा से ज्यादा लोग गायत्री के पास अचार बनवाने के लिए आने लगे। सरिता भी अपनी सास का पूरा साथ देती थी और दोनों सास बहू मिलकर अचार बनाकर तैयार करती। प्रकाश को भी बहुत सहारा मिल गया, क्योंकि अब गायत्री और सरिता भी घर खर्चों में मदद करने लगी, जिससे शहर में रहना उनके लिए आसान हो गया। मोहन पकौड़े का ठेला लगाता था। उसके पास ग्राहकों की भीड़ लगी रहती थी, पर फिर भी उसके मन में लालच खत्म नहीं होता था। वो दूसरों की कमाई होती देख हमेशा जलता था और इसी फिराक में रहता था कि कोई भी बाजार में उसकी जगह ना ले। भैया, जरा आलू प्याज के पकौड़े देना। मुझे मिक्स पकौड़े 2 प्लेट बना देना। भैया, तुम तो पकौड़े ऐसे तोल रहे हो जैसे सोना बेच रहे हो। एक पकौड़ा भी तुमने फालतू नहीं डाला। अरे, जितना वजन आएगा उतना ही तो तोलूंगा। मैं अपने घर वालों को भी मुफ्त में ना खिलाऊं तो आप तो ग्राहक हो। ये लो आपके पकौड़े, 50 रुपए हो गए। मोहन के कंजूस स्वभाव से ग्राहक ही नहीं बल्कि मोहन की पत्नी भी बहुत परेशान थी। मोहन इतना कमाने के बावजूद भी अपनी पत्नी के लिए कभी कुछ नहीं खरीदता था। इसी बात को लेकर वो झगड़ा करती थी। तुम्हें पता है, मेरी सारी सहेलियों के पास इतने सुंदर जेवर हैं, पर तुमने आज तक मुझे सोने का एक हार नहीं खरीद कर दिया। तुम अपने लिए इतना कुछ खरीद लेते हो। तुम्हारा दिमाग खराब है। सोने का हार लेने जाऊंगा तो पूरी दुकान बेचनी पड़ेगी। इतना महंगा है सोना। अभी आर्टिफिशियल पहन कर गुजारा कर लो, फिर जब कमाई होगी तो खरीद लेना। बस हो गई ना तुम्हारी कंजूसी शुरू। मुझे पता था तुम मुझे एक फूटी कौड़ी नहीं दोगे। मोहन की पत्नी मुंह बनाकर वहां से चली जाती है। मोहन ऐसे ही स्वभाव का था जिसे वो बदल नहीं सकता था। ना ही किसी के काम आना, ना ही किसी की मदद करना, हमेशा अपना फायदा देखना, ये सब मोहन के स्वभाव में शामिल थे। एक दिन मोहन के ठेले के सामने एक आलू पेटीज वाले ने ठेला लगा लिया। वो उस ठेले पर गरम गरम पेटीज बनाकर बेचता था। इस कारण अब मोहन के ग्राहक बंट गए थे और मोहन को ये सब बर्दाश्त नहीं हुआ। मोहन को पता चला उस पेटीज वाले का नाम सुरेश है और वो कुछ दिन पहले ही गांव से आया है। मोहन सुरेश के पास जाता है और बहाने से उससे बात करता है। मेरा नाम मोहन है, मैं तुम्हारे सामने वाले ठेले पर पकौड़ा बेचता हूँ। मैंने सुना तुम गांव से आए हो, तुम्हें ये पेटीज बनाना किसने सिखाया? आज से 2 साल पहले मैं दिल्ली में एक बेकरी में नौकरी करता था। वहीं मैंने ये आलू पेटीज बनाना सीखा था। फिर बीच में 2 साल सबके काम बंद हो गए, इसलिए हम लोग भी गांव में ही थे। वापस आकर देखा तो वो बेकरी हमेशा के लिए बंद हो गई थी। मुझे पेटीज बनाना आता था, इसलिए थोड़े बहुत पैसे लगाकर मैंने भी ठेला लगा लिया। अब परिवार भी मेरे साथ यहीं रहता है। मेरी पत्नी थोड़े बहुत घरों में झाड़ू पोछे का काम करती है। दोनों मिल बांट कर खर्चा निकाल ही लेते हैं। अच्छा, तो तुम एक काम क्यों नहीं करते? तुम अगर चाहो तो हम बहुत बढ़िया कर सकते हैं। मैं कब से एक दुकान खोलने की सोच रहा था, पर अकेले इतनी महंगी दुकान खोलना और उसे चलाना बड़ा ही मुश्किल काम है। मैं किसी पार्टनर की तलाश में था। क्या तुम मेरे साथ पार्टनरशिप में दुकान खोलना चाहोगे? हम 2 काउंटर बना लेंगे, एक काउंटर पर पकौड़े और एक पर आलू पेटीज। बहुत बढ़िया कमाई होगी और मिल बांट कर काम करेंगे तो दोनों खूब अच्छा कर जाएंगे। मेरे पास 1.5 लाख रुपए जुड़े हुए हैं। 1.5 लाख रुपए का इंतजाम तुम कर लो। तुम्हारा विचार तो बहुत बढ़िया है, पर मैं एक बार सोच लूं।
मैं तुम्हें कल तक इस बारे में बताता हूँ। मोहन की बातों को सुनकर सुरेश के मन में दुकान खोलने की इच्छा जाग जाती है। वो कब से एक दुकान खोलना चाह रहा था, पर उसके पास पूरे पैसे नहीं थे। सुरेश मोहन की बातों में आ जाता है और घर जाकर सारी बात अपनी पत्नी को बताता है। ये तो बहुत अच्छी बात है, दुकान खुलेगी तो मुनाफा भी ज्यादा होगा। तुम्हें तो पता है शारदा, मेरे पास तो मुश्किल से थोड़े बहुत ही पैसे जुड़े हैं, वो तो कम रहेंगे। तुम एक काम क्यों नहीं करते? गांव में जो हमारी जमीन का टुकड़ा है उसे बेचकर तो कुछ पैसों का इंतजाम हो जाएगा, और साथ में मेरी सोने की बालियां और 2 चूड़ियां भी हैं। तुम इन्हें गिरवी रखकर पैसे ले सकते हो। सुरेश अपनी पत्नी शारदा के कहने पर गांव की जमीन बेच देता है और शारदा के कुछ सोने के गहने भी गिरवी रख देता है। सूरज के पास जो भी पैसे जुड़ गए थे वो उन पैसों को मोहन को दे देता है। सुरेश बहुत सीधा साधा था। वो मोहन को पैसे देते समय कोई भी कानूनी कागज नहीं बनवाता। वो तो बस मोहन के विश्वास पर मोहन को रुपए दे देता है। सुरेश की सारी जमा पूंजी उस दुकान को खरीदने में लग जाती है। ये देखो सुरेश, अब हम दोनों इस बड़ी दुकान के मालिक हैं। तुम एक काम करो, जब तक इस दुकान की मरम्मत करने में और काउंटर बनवाने में समय लगता है, इतने दिन का तुम नुकसान थोड़ी करोगे। तुम एक काम करो, तब तक तुम उस ठेले पर ही अपना काम करो। जैसे ही दुकान तैयार हो जाएगी तो मैं तुम्हें बुला लूंगा। मोहन भैया, आप मेरे बारे में कितना सोचते हो। ठीक है, फिर मैं अपने ठेले पर वापस जाता हूँ। सुरेश मोहन के कहने पर वापस पेटिस के ठेले पर काम करने लगता है। काफी दिन बीत जाते हैं, पर मोहन सुरेश को कोई खबर नहीं देता। सुरेश देखता है कि मोहन का पकौड़े का ठेला भी बंद पड़ा है। वो उस दुकान पर जाता है और देखकर हैरान रह जाता है कि मोहन ने तो एक बहुत ही बड़ी और बढ़िया पकौड़े की दुकान बना ली है और वो वहां पर बैठा खूब बिक्री कर रहा है। सुरेश मोहन के पास जाता है और गुस्से में बोलता है, मोहन भैया, आपने दुकान बना ली और उस पर बैठना भी शुरू कर दिया। आपने मुझे बताया नहीं। पर 2 काउंटर की जगह एक ही काउंटर क्यों बनाया है? मेरा काउंटर कहाँ है? ये दुकान तो हम दोनों की है ना? हम दोनों ने आधे आधे पैसे मिलाकर इस दुकान को खरीदा था। कान से पैसे? किसके पैसे? ये दुकान मेरी है। तेरे पास कोई सबूत है कि ये दुकान तेरी है? चला आया अपनी दुकान कहने। चला जा यहाँ से, तेरे चक्कर में मेरे ग्राहक वापस लौट जाएंगे। सुरेश की गलती ये थी कि उसने पैसे देते वक्त विश्वास किया। सुरेश कुछ नहीं कर सकता था। उसके हाथ से सब कुछ छिन गया था। उसका मन बहुत खराब था। वो कुछ भी नहीं सोच रहा था। वो वहां से ऊंची पहाड़ी की ओर जाने लगा। अब मैं क्या करूंगा? मेरे पास कुछ भी नहीं है। मैं शारदा और बच्चों के लिए कैसे कमाऊंगा? सब कुछ छिन गया। सुरेश चलते चलते एक पहाड़ी पर पहुंच जाता है और वहां से कूदकर जान देने की कोशिश करता है। तभी उसके सामने एक देवता प्रकट होते हैं। रुको, ऐसा मत करो। अपने आप को समाप्त करना कायरता है। हमें मुश्किलों से लड़ना चाहिए, डर कर भागना नहीं चाहिए। आप कौन हैं? मैंने आपको पहचाना नहीं। मैं पर्वतराज हूं। मुझे पता है तुम किस तकलीफ से गुजर रहे हो। तुम्हारे साथ बहुत गलत हुआ है, पर मैं ये भी जानता हूं कि तुम बहुत दयालु हो। तुम दूसरों की सदैव मदद करते हो। यदि किसी ने तुम्हारे साथ धोखा किया है तो उसे उसके बुरे कर्मों की सजा अपने आप मिल जाएगी। मेरी इस गुफा में एक बहुत बड़ा खजाना है। तुम जितना चाहो उतना धन ले जा सकते हो और फिर से अपने जीवन की शुरुआत कर सकते हो। ये खजाना हर किसी के लिए नहीं है। जो मनुष्य अच्छे होते हैं, ये खजाना उन्हीं को प्राप्त होता है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया पर्वतराज। आपने मुझे नया जीवन प्रदान किया है। मैं सदैव आपका आभारी रहूंगा। सुरेश उस पर्वत की गुफा में से अपनी जरूरत के अनुसार खजाना उठा लेता है। उस धनराशि से सुरेश अपनी पत्नी के गिरवी पड़े गहने छुड़वा लेता है। अब सुरेश के पास सब कुछ था। वो एक बड़ी सी बेकरी खोलता है। सुरेश आज भी गरीबों की हमेशा की तरह मदद करता था और खूब मेहनत करता था। उधर मोहन ने सुरेश के साथ गलत किया था, इसलिए उसे बेईमानी करने की सजा मिलती है। उसका सारा काम ठप हो जाता है और उसकी दुकान भी बिक जाती है और मोहन फिर से अपने ठेले पर वापस आ जाता है।